एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे वो लोग उससे पूछते हैं कि सारा सामान कहाँ चला गया, तो इस पर सू चेंग उन्हें बताता है कि वो सारा सामान मेरे पास ही है। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उन लोगों का बॉस भी उन लोगों के साथ ही था और वो अपने चमचों को ये कहने लग जाता है कि ये एक बास्टर्ड है। तो आगे बढ़ो, इसे मेरे लिए पकड़कर मेरे पास लेकर आओ ताकि फिर बाद में हम लोग इसे सबक सिखा सके। चमचे लोग बस इतना ही सुनते हैं कि उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सूचेंग उन्हें अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखने के साथ कहने लग जाता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ अपने टाइम को वेस्ट करूं। तो उसने एक पोर्टल ओपन कर लिया था और उसमें इंटर हो जाता है। वो लोग उसके पकड़ने के काफी करीब पहुंच ही चुके थे। उसे पकड़ने के लिए जंप लगाते ही हैं कि इतने में वो उस पोर्टल की मदद से दूसरी और जगह पर पहुंच जाता है। इतना देखने के साथ ही चमचे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं क्या कर ये कहाँ चला गया। और उनका बॉस भी ये देखने के साथ हैरान था और कहता है कि ये तो डिसअपेयर हो गया। और उसी पोर्टल का इस्तेमाल करने के बाद ही वो किसी और जगह पर पहुंच जाता है। असल में अब वो उस बिल्डिंग से किसी और जगह पर पहुंच जाता है और ये कहने लग जाता है कि मेरे पास ये सेकंड एबिलिटी है। इसका उसने नाम दिया था स्पेस जंप का। स्पेस जंप में बताते हुए कहने लग जाता है कि इसकी मदद से मैं 3 मीटर के एरिया में जंप कर सकता हूँ। और स्पेस जैम के बारे में मजीद बताते हुए कहने लग जाता है कि एपोकलिप्स में मैं स्टेबिलिटी का यूज़ करता था। जो भी अबेंडेंट बिल्डिंग होती थी इसकी मदद से मैं उसमें जाता था, सप्लाईज वगैरह को उठाता था और फिर सेफली वापस आ जाता था। और अगर किसी म्यूटेंट बीस्ट के साथ भी मेरी फाइट होती तो मैं भी स्पेस जैम का इस्तेमाल करके उसके अटैक से आराम से बच पाता था। और अपना ये काम खत्म करने के बाद ये वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि मैंने इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया और इसमें मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। कि उसे फ़ोन पर रिंग सुनाई देती है। तो जैसे ही उसने फ़ोन को बाहर निकाला था उसके ऊपर उसे ये मैसेज रिसीव हो रखा था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें भेजा गया था कि एहतियात से रहना, क्योंकि कुछ नेचुरल डिज़ास्टर वग़ैरह हो सकता है। इस मैसेज को पढ़ने के साथ सू चेंग कहता है कि इन्हें अभी भी लगता है कि ये लोग बच सकते हैं। पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते इसलिए बाकी लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। वो इसी मैसेज को खड़ा हुआ रीड कर ही रहा था कि तभी फिर उसे जियांग की कॉल आ जाती है। जियांग को नाम पढ़ने के साथ ही कहता है अच्छा तो ये वो निकली। वो कॉल अटेंड करता है तो आगे से सूज चैन को जियांग ये कहने लग जाती है कि तुम तो गायब ही हो गए हो। मैंने सुना कि तुम अपना घर बेच रहे हो। भला ये कैसे हो सकता है, तुम अपना घर बेच दो और कोई लड़की तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। वो ये सारी बातें उसे लिपस्टिक लगाते हुए कर रही थी। असल में वो किसी और बंदे के साथ सो चुकी थी और उसी के साथ ही मौजूद थी। और उसे भी ये कहने लग जाती है कि मुझे वैसे तो तुम्हारा घर नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी के लिए तो मुझे तुम्हारा घर चाहिए ना। तुम आखिर कैसे बंदे हो जो कि अपना घर मुझे नहीं देना चाहते। तुम अपना घर मेरे नाम करवा दो ना। सो चैंग उसकी बातें सुनने के साथ कहता है कि तुम्हें कुछ और भी कहना है क्या। तो जियांग कहने लग जाती है कि तुम्हारी एटीट्यूड को क्या हो गया, तुम में इतना घमंड कहाँ से आ गया। तुम मेरे पास वापस आना होगा। अब मैं तुम्हें एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ। तुम वो घर मेरे नाम करवा दो या फिर तुम मेरे साथ जो मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो उसे भूल जाओ। अब तुम्हें डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। सू चैंग उसे कहता है कि मैं चेंगडू ही वापस आ रहा हूँ, जैसे वहां पर आता हूँ तो तुमसे बात करूंगा। और ये कहते साथ ही उसने काल को काट दिया था। और काल के कटने के बाद वो हमें यही बताना लग जाता है कि जियांग और मैंने एपोकलिप्स में पूरे 5 साल गुजारे थे। इन 5 सालों में सप्लाईज की सर्च करता था, जहाँ कहीं से मिलती मैं जाकर उसे दे देता। इससे वो काफी सेफ महसूस करती थी। लेकिन अगर मैं ना होता तो वो मारी जाती। 5 साल गुजारने के बाद भी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि 5 सालों के बाद ये जैसे घर लौटा था तो इस पर पीछे से बंदा अटैक करते हुए कहने लग जाता है कि तुम वापस तो लौटे लेकिन तुम्हारे पास खाने का सामान नहीं है। इसे जख्मी करने के बाद ही वो इसे साइड पर फेंक देता है। और फिर जियांग के साथ रोमांस करते हुए उसे कहने लग जाता है कि ये अब यूजलेस हो चुका है, अब सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। जियांग उसे ये कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे होगे क्योंकि वो मारा गया इसलिए क्योंकि वो कमजोर था। लेकिन अगर तुम मेरे साथ भी रहना चाहते हो तो ये तुम ही पर डिपेंड करता है कि तुम इसके लिए कॉम्पिटेंट हो भी या नहीं। तुम बस आज रात मुझे बुरे मजे करवा दो और मैं मान जाऊंगी कि तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो। और सोचेंगे मैं यही बताने लग जाता है कि पिछली लाइफ में मैं काफ़ी गलत था। मैं इसके बारे में काफ़ी अच्छा ख्याल रखता था इसलिए मैं फूल होता रहा, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। मैं इसकी सारी सच्चाई या सच्चाई जानता हूँ। और वो ये भी कहने लग जाता है कि वैंग तुमने जो मेरे साथ किया और जियांग तुमने भी जो पिछली लाइफ में मेरे साथ किया, इस लाइफ में तुम्हें उसकी प्राइस तो चुकाना पड़ेगी। और ये भी नहीं है कि मैं तुम दोनों को इतना इजीली मार दूंगा या फिर इतना इजीली मरना दूंगा। मैंने पिछली लाइफ में जो भी पेन फील किया उसका 1000 गुना बल्कि लाखों गुना तुम्हें वापस करूंगा।
खैर फिर ये सारी बातें याद करने के साथ काफ़ी गुस्सा आया था, तो खुद को रिलैक्स करवाते हुए फिर खुद से कहने लग जाता है कि अब जो कुछ भी मुझे खरीदना है उसके लिए मुझे कुछ पैसे वगैरह चाहिए होंगे, तो मुझे पैसों का कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना होगा। उसके पास मैनेजर लियो का नंबर था जो कि उसका घर हाफ कीमत पर खरीदना चाहता था। ये उससे कॉल मिलाता है और कहने लग जाता है कि मैं वो घर तुम्हें सेल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे ही नहीं, उसकी भी एक शर्त है, वो ये है कि अगर तुमने मुझे हाफ प्राइस देनी भी है तो कैश में चाहिए, वो भी फौरन। अगर तुम देख सकते हो तो मैं डील करने के लिए तैयार हूँ, वरना फिर तुम भूल ही जाओ। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अगले सीन में देखते हैं कि ये जैसे रेल स्टेट के बाहर पहुंचता है तो जियांग इसका वेट कर रही थी। सुजैन को देखने के साथ ही वो कहने लग जाती है कि तुम आखिर कहाँ पर थे, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। जबकि सुचैंग आगे बढ़ता हुआ उसे इग्नोर कर देता है और कहने लग जाता है कि तुम जरा साइड पर हट जाओ। तो जियांग उसका ये बिहेवियर देखने के साथ हैरान हो जाती है। सामने वैंग डंडा पकड़कर खड़ा हुआ था और चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपना घर बेच लिया, वो भी हमारी परमिशन के बगैर। तो तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी, वो भी बराबर मिलेगी, तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। उसको अपने ऊपर काफी ज्यादा घमंड आ हुआ था, तो ये देखने के साथ ही सो चैंग आगे बढ़ता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। पहले तो उसे हवा में उछालता है, फिर नीचे दे मारता है और उसे ये कहने लग जाता है कि जो चीजें मेरी हैं वो भला तुम्हारी कैसे हो सकती हैं। तुम्हें भला कैसे लगा कि मैं ये घर जियांग के नाम करवा दूंगा, या ये घर मैं तुम्हें इजिली दे दूंगा। ये तुम्हारी गलत फहमी थी, तो तुम्हें इस गलत फहमी को दूर करना होगा। मैं किसी भी अपनी चीज को तुम्हारे नाम नहीं करवाने वाला, और ना ही मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और तुम होते कौन हो जो मेरे ऊपर ऐसा हुक्म चलाओ। सूचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो नहीं देख पा रहा था कि उसके सामने कौन है। उसका सिर्फ एक ही मिशन था कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना। और जैसे ही उसने वैंग को जमीन पर पटका था, जमीन पर पटकने की वजह से वैंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो खुद को छुड़वाना तो चाहता था, लेकिन वो सामने वीक पड़ रहा था, उसे छुड़वा पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और इसमें उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।